नमस्कार मित्रों। जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इस अवसर की आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं और सरस्वती वंदना प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका सिंह को। प्रियंका सिंह मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र की एक सक्रिय, बहुआयामी, ऊर्जावान शिक्षक के साथ साथ शोधार्थी और संचार विशेषज्ञ हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से मास कम्युनिकेशन में अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और रेडियो में आपकी विशेष विशेषज्ञता थी। रेडियो इंडस्ट्री में उन्होंने आरजे प्रियंका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी प्रभावशाली प्रस्तुति शैली, संवाद कौशल और रचनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें अपने श्रोताओं के बीच विशेष लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और साथ ही वहां के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक शोधार्थी के रूप में मीडिया शिक्षा और संचार अध्ययन के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। प्रियंका सिंह का कार्यक्षेत्र रेडियो प्रसारण, जनसंपर्क, मीडिया रिसर्च, डिजिटल संचार और युवा संवाद जैसे विषयों तक फैला हुआ है। वे अकादमिक जगत और व्यावहारिक मीडिया अनुभव के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में जानी जाती हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। Priyanka, welcome all on behalf of PPI CAM and Communication today in this our 213th webinar. Before moving ahead, let's remember Maa Saraswati through this वंदना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। By this, we are pleased to welcome you all in our 213th webinar of Meet Webinar series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year bilingual media quarterly journal, considered as the lighthouse of media professionals, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, New Delhi, which is a 60-year-old institution, have hands joined together to organize this media lecture series. And topic on which we are going to discuss is technology and human values in this digital age. It is our honor and privilege to welcome you all in this webinar where we are going to discuss this topic. This theme is a dialogue on how we can preserve ethics, empathy, and cultural wisdom while embracing innovation. So this is an mixture of technology, human values in this digital age. So we are going to discuss more on this topic. So for this, we are deeply honored to have with us today our eminent speaker, Professor Dr. P.C. Trivedi, sir. He presently serves as the President of Society for Promotion of Plant Science of Mendelian Society of India. Sir is a teacher, researcher, administrator, author, editor, reviewer, advisor, promoter, popularizer of science. Professor Trivedi sir truly embodies academic excellence and value-based leadership. Sir के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, because सर का 48 years का experience है टीचिंग के फील्ड में.
सर ने इतना कुछ किया, इतनी सारी बुक्स लिखी है, इतने सारे रिसर्च पेपर किए, अप्रोक्सीमेटली 360 रिसर्च पेपर सर ने पब्लिश किए हैं. तो आई गेस देयर अ लॉट sir. So, sir, we welcome you in this and we are eagerly waiting to listen you. Thank you so much, sir, and you're most welcome on this platform. आज जब हम टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज इन डिजिटल एज जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं, तब प्रियंका जी द्वारा प्रस्तुत की गई यह सरस्वती वंदना, हमको मन की शक्ति देना, मुझे लगता है केवल एक प्रार्थना नहीं है बल्कि जीवन का एक संदेश है। यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने, नैतिक मूल्यों को अपनाने और कठिन परिस्थितियों में भी सत्य एवं संवेदनशीलता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तकनीक हमें शक्ति देती है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए मन की शक्ति, विवेक और मानवीय संवेदनाएं अत्यंत आवश्यक है। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारी सतत ज्ञान यात्रा बन चुकी है राष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला में। आज आदरणीय प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी जैसे विद्वान और विलक्षण व्यक्तित्व का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और मैं भाग्यशाली हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्षों तक उनके साथ काम करने का मुझे एक अवसर मिला। यह वेबिनार श्रृंखला केवल विषयों की चर्चा का मंच नहीं, बल्कि विचार, मूल्य और सामाजिक चेतना को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। इसी श्रृंखला की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए हम ई बुके के माध्यम से प्रोफेसर त्रिवेदी जी का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आभासी मंच पर है तो हमने सब कुछ विकल्प आभासी तरीके से ही कुछ कॉइन किए हैं ताकि वो जो हमारे स्वागत सत्कार की परंपरा है उसे बनाए रखें। यह स्वागत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि उनके ज्ञान, अनुभव और समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, उनके योगदान के प्रति हमारा सम्मान है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके विचार आज के विषय टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज ऑन द डिजिटल एज पर नई दृष्टि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। ये ई बुके से हम उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। Sir, this is e-book for you. और इससे हमेशा प्रोफेसर अमन हुड्डा सर हमेशा एक मैसेज कन्वे करते हैं कि ये जो ई बुके है इसमें जो खुशबू है उसे हमें फील करना चाहिए, अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहिए, इसी फ्रेशनेस और क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मेरा भी सेम मैसेज है आप सबके लिए जो हमें सुन रहे हैं और स्पेशली सर फॉर यू। जिस प्रकार फूलों की खुशबू सीमाओं में बंधी हुई नहीं रहती है और दूर दूर तक फैलती है, उसी प्रकार हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी के विचार भी इस वेबिनार के माध्यम से देश दुनिया में एक नई प्रेरणा और सकारात्मक चेतना का प्रसार करेंगे। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यह दिन देश की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के सम्मान का दिन है। 11 मई 1998 भारत ने राजस्थान के पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भारत विश्व के प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को सम्मानित करना और युवाओं को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में विज्ञान और तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, अक्सर बात की जाती है इस तकनीकी दौर की। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा जीवन इस तकनीक से किसी न किसी रूप से प्रभावित है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमारे जीवन को कहीं सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है, तो कहीं इस तेजी से होते हुए तकनीकी विकास ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या इस गति में हम उन मानवीय मूल्यों को जो हमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किए हैं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मानव मूल्य जैसे संवेदनशीलता, सहानुभूति, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सहयोग, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होते हैं। तकनीक यदि इन मूल्यों को मजबूत करे तो वह मानवता के लिए वरदान बन जाती है और यही तकनीक मनुष्य को
केवल मशीनों का उपभोक्ता बना दे और संवेदनाओं को कमजोर कर दे, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। डिजिटल युग ने संचार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। जिस तकनीक के पिछले लगभग 6 वर्षों से, यह इसी तकनीक का चमत्कार है कि दूर दराज में बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हमारे इस विचार श्रृंखला को, इस ज्ञान यात्रा को, इसको कहीं आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। इस डिजिटल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नया विस्तार दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन, तकनीक ने कहां अपना प्रभाव नहीं छोड़ा है। कोविड-19 की महामारी के दौरान तकनीक ने ऑनलाइन एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, अब तो प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कल वर्क फ्रॉम होम को फिर बढ़ावा देने के लिए। जिस तरह का माहौल इस समय हम देख रहे हैं, तेल का संकट या और दूसरी चुनौतियां युद्ध के कारण उत्पन्न हुई है, और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज को सक्रिय बनाए रखने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी ओर तकनीक ने कई समस्याएं पैदा की है। फेक न्यूज, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल एडिक्शन जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। लोग आभासी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वास्तविक मानवीय संबंध कमजोर पड़ने लगे हैं। परिवार के सदस्य एक कमरे में बैठ करके मोबाइल के स्क्रीन में खोए हैं और संवाद नहीं हो रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे आयाम हैं, संभावनाएं हैं। आज डेटा को नया तेल कहा जा रहा है। बड़ी टेक कंपनियां लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र कर रही हैं। प्राइवेसी का संकट आ गया है। यूजर नहीं जानता है कि उसका डेटा कहां, किस उद्देश्य से इस्तेमाल हो रहा है। डिजिटल निगरानी का यह दौर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कैसे चुनौती बन गया है, इस पर भी हमें कहीं सोचना होगा, चिंतन करना होगा। और तकनीक का सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है तब है जब मनुष्य तकनीक का स्वामी बनने की बजाय उसका दास बन जाता है। आज बच्चों, युवाओं में स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। वीडियो गेम, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया की एडिक्शन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन तकनीक केवल नकारात्मक नहीं है। सही दिशा और नैतिक दृष्टि से इसका उपयोग किया जाए तो तकनीक समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीक विकास के साथ मानवीय मूल्यों का संतुलन बनाए। शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी दक्षता ही नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता भी जोड़ दिया जाना चाहिए। और भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखने जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है। तकनीक का उपयोग भी इन्हीं मूल्यों की भावना के साथ होना चाहिए। आज समाज वैज्ञानिक इसके जो भावनात्मक और संवेदात्मक पक्ष हैं उस पर शोध कर रहे हैं। संयोग से आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जो व्यक्तित्व हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसी तकनीक और विज्ञान के एक तरह से विद्यार्थी हैं। तो ये उनका क्या सोच है इस सारी तकनीक ने जिस तरह से हमारे मूल्यों को प्रभावित किया है। मैं उल्लेख कर रहा हूं प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी का, जिनके बारे में प्रियंका जी ने संक्षेप में आपको संकेत किया था। मैं विस्तृत रूप में उनका परिचय करा रहा हूं कि कितना व्यापक उनका कार्य क्षेत्र है। भारत की उच्च शिक्षा, वनस्पति विज्ञान, वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में निरंतर पिछले 5 दशक से कार्यरत प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी एक अत्यंत सम्मानित, बहुआयामी और प्रेरक व्यक्तित्व हैं। वे उन बिरले शिक्षाविदों में शामिल हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, शोध, प्रशासनिक क्षमता और मानवीय मूल्यों के माध्यम से शिक्षा जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्रोफेसर त्रिवेदी देश के 5 प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, इनके आप कुलपति, जो ना आज का हम कुल गुरु कहते हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान न सिर्फ वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे बल्कि बायोटेक्नोलॉजी के पीजी कोऑर्डिनेटर और निदेशक कॉलेज विकास परिषद, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी आपने निर्वहन किया। सीनेट और एकेडमिक काउंसिल और जो हमारी एकेडमिक बॉडीज हैं उनमें तो आपकी सक्रियता बरसों तक रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिवेदी ने
1983-84 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरल शोध किया। उनका प्रमुख वैज्ञानिक योगदान पौध रोग विज्ञान तथा प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड नियंत्रण के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने जैविक नियंत्रण की ऐसी व्यावहारिक तकनीक को विकसित किया जिसका लाभ सीधा किसानों तक पहुंचा और जिसका उपयोग उद्योगों में बायोपेस्टिसाइड्स के उत्पादन में किया जा रहा है। उनकी विद्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका अद्भुत लेखन कार्य। उन्होंने अब तक 256 पुस्तकों का लेखन संपादन किया है वनस्पति शास्त्र विषय से संबंधित, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मुझे लगता है अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी एक व्यक्ति ने अपने विषय पर इतना अधिक लेखन विपुल मात्रा में और इतना व्यस्त रहते हुए प्रशासनिक दायित्वों के बीच आपने किया है। इसके अलावा 375 से अधिक शोध एवं समीक्षा लेख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। 50 से अधिक पीएचडी विद्यार्थी आपने प्रोड्यूस किए हैं और पोस्ट डॉक्टरल शोधार्थियों का आपने मार्गदर्शन किया है। आपने 21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं का सफल संचालन किया है और उस क्रम में दुनिया के अनेक देशों की यात्राओं करने का आपको मौका मिला है। और अभी इस वेबिनार शुरू होने के पहले आप बता रहे थे कि कई देशों की जो रिमोट एरियाज हैं वहां जाकर के आपने उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को देखा और समझा है। डॉक्टर त्रिवेदी को बीरबल साहनी गोल्ड मेडल, डॉक्टर बीपी पाल मेमोरियल गोल्ड मेडल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 50 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। वे केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि उत्कृष्ट शिक्षक, दूरदर्शी प्रशासक और लोकप्रिय विज्ञान संचारक के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्व रखते हैं, एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं। उनके योगदान का सम्मान करते हुए इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने वर्ष 2019 में उनके नाम पर डॉक्टर पीसी त्रिवेदी गोल्ड मेडल फॉर एडिटोरियल एक्सीलेंस की स्थापना की, जो प्रतिवर्ष पौध विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों और संपादकीय गुणवत्ता के लिए प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर त्रिवेदी ने अपनी पुस्तकों, लोकप्रिय लेखों, रेडियो टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान संचारक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है। विज्ञान को जन सामान्य तथा सरल भाषा में पहुंचाने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारत सरकार ने डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें एनसीसी के मानद कर्नल पद से भी सम्मानित किया है। उनकी विनम्रता, अनुशासन, सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति समर्पण और विद्यार्थियों और सहयोगियों के प्रति आत्मीयता सही अर्थों में उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित करती है। प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी का जीवन शिक्षा, शोध, विज्ञान और समाज सेवा के प्रति अविराम प्रतिबद्धता की एक प्रेरक गाथा है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने के लिए कि किस प्रकार ने तकनीक ने हमारे उन मानवीय मूल्यों को प्रभावित किया है। तो आइए सुनते हैं अनुभव एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक के, प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत साहब, आपने बहुत सारी बातें मेरे लिए कह दी। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो मैं आज टेक्नोलॉजी डे की सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आपने उसका महत्व बताया। और पहले जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा और आज के हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें एक और जोड़ दिया है, जय अनुसंधान। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। मैं सबसे भानावत साहब को विशेषकर इसलिए उनका मुरीद हूं क्योंकि उन्होंने विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग की स्थापना की, उसमें यूजी, पीजी और तक के कोर्सेज और डॉक्टरेट का कार्यक्रम आरंभ किया बच्चों के लिए। और कई सारे गुण हैं, वो एक अच्छे शिक्षक है, रिसर्चर है, लेखक है, संपादक है, अच्छे पिता है, अच्छे पति है और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस आदमी में है 10-20 आदमी, इस आदमी में है 10-20 आदमी। अगर देखना इन्हें है तो कई बार देखिए, हर बार आपको नया संजीव भानावत नजर आएगा। और उसके साथ ही मैं प्रियंका जी, मेरी बेटी का नाम भी प्रियंका है, और प्रियंका जी ने अपनी भाषा शैली और प्रस्तुति से मेरा दिल मोह लिया। और उनके लिए भी यही कहना चाहता हूं मैं कि कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं
टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं, मिलते हैं हमें कुछ पल के लिए और जिंदगी भर के लिए असर कर जाते हैं। तो आपने यू हैव मेड इम्प्रिंट्स इन माय हार्ट बिकॉज ऑफ योर स्पीच व्हाट यू हैव मेड टुडे। तो आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज इन द डिजिटल एज। आज जैसा कि बहुत सारी बातें, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं जो बोलूं उसके पहले भानव साहब ने एक संक्षिप्त रूप में वो सब बातें बोल दी हैं। रिपीटिशन होगा, लेकिन अच्छी बातें बार बार कही जानी चाहिए। ये मेरा अनुभव है कि आज हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी की बात करता है। सुबह से शाम तक हम टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं। एवरीबडी जो जितना टेक्नो फ्रेंडली है वो उतना ही सक्सेसफुल और एडवांस माना जा रहा है आज के युग में। आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज गूगल से हम जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, रेलवे, स्पेस, मनोरंजन, कृषि, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन जो हम देख रहे हैं। आप कल्पना करो कि इस सब की वजह से आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में रूपांतरित हो गया है। तो पहले की कल्पना करता हूं, जब विज्ञान का युग नहीं था तब विश्व के अंदर कई तरह की बीमारियां होती थी, लाखों लोग मर जाते थे, भूख से पीड़ित होते थे। लेकिन आज विज्ञान एक महान वरदान के रूप में साबित हुआ है और विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान और निदान विज्ञान के द्वारा संभव हो पाया है। आपको मैं बता दूं कि विश्व में 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमने मैनिपुलेट किया प्लास्टिक, मेटल को फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। 20वीं शताब्दी थी आईटी और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की, और उस समय आप सब लोग हम उपयोग कर रहे हैं उन सब सुविधाओं का। पूरे विश्व के अंदर आईटी और कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन आया। 21वीं शताब्दी जिसमें हम जी रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसका लाभ हमको लगातार मिल रहा है और उसमें विभिन्न तरह के शोध हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं भानव साहब कि पहले क्या होता था कि हम इधर से पैसा डालते थे और उधर से नॉलेज आता था। अब क्या हो गया है, इधर से नॉलेज डालो और उधर से पैसा प्राप्त। नॉलेज इज पावर। छोटे छोटे देश, जापान, जर्मनी, कोरिया, अग्रणी देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बिकॉज दे हैव यूटिलाइज्ड टेक्नोलॉजी फॉर देयर डेवलपमेंट। पहले क्या होता था, हम आर्थिक विकास के लिए कुछ जुगाड़ करते थे और धन कमाते थे, फिर एक पर्टिकुलर धंधा शुरू हुआ, उसके हम करने लगे। लेकिन आज क्या हो गया है, ये टर्मिनोलॉजी में यूज साधारण भाषा में करना चाहता हूँ। पहले था जुगाड़, फिर धंधा, और अब हो गया पंगा। पंगा इज व्हाट, आज जो नई चीज आ रही है, हम बात करते हैं ना कि हर चीज के लिए इनोवेशन, वो पंगा है। आज हम देख रहे हैं कि आईफोन आ रहे हैं हमारे मार्केट में, हर साल नया मॉडल आ जाता है। कैसे आ जाता है, वहां के वैज्ञानिक पंगा लेते हैं, वो नई नई चीज सोचते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और नई चीज निकालते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे जो 27% युवा हैं उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर कार्य करने में आगे आना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु जो बनने का सपना देख रहे हैं वो कर पाएंगे। मैं उन सभी prime role of universities, colleges and research institute is generation, preservation and dissemination of knowledge through teaching and research. Whether you are generating new knowledge or not, this is your responsibility. Whether you are preserving the existing knowledge for the future generation, this is your responsibility. And whether you are transforming the knowledge acquired by you through your student to the society, this is our responsibility. क्योंकि हम सभी का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से या किसी भी चीज से किसका है, समाज की सेवा करना। कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को। ये हमारा उद्देश्य है। आज क्या हो रहा है, जब रिसर्च करते हैं, मैं कई बार देखता हूँ विश्वविद्यालय में और सब जगह जो रिसर्च हो रही है जस्ट टू गेट पीएचडी। रिसर्च किस वजह से होनी चाहिए, समाज के आप उपयोगी रिसर्च करो। आज किसी भी अच्छे रिसर्च के अंदर 4 गुण समाहित होने चाहिए: अध्ययन, मनन, चिंतन और उपयोग। रेगुलर अपग्रेडिंग ऑफ नॉलेज इन योर फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट अपडेट देन यू आर irrelevant for the society, irrelevant in your field. Peter F. Drucker once said that our universities and colleges, they will become relics, खंडर हो जाएंगे, if you do not cope with the latest development in your subject.
मनन और चिंतन ये बहुत आवश्यक है। रिसर्च के अंदर आप कहते हो कि अमेरिका वाले नोबेल प्राइज लेते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आज प्रेमचंद जैसा साहित्य क्यों नहीं आ रहा है? आज सीवी रमन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट डिवोटिंग अवर टाइम, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, पर्टिकुलरली नाउ इट इज ऑन फेसबुक एंड व्हाट्सएप। क्योंकि जितने भी बड़े आदमी बने उन्होंने समय का सदुपयोग किया है अपने जीवन में। समय नदी की धार है, उसमें सब बह जाया करते हैं, पर होते हैं कुछ लोग ऐसे जो इतिहास रचाया करते हैं। दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज दे हैव यूटिलाइज्ड देयर लाइफ टाइम प्रॉपरली ड्यूरिंग देयर लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन क्या करता है? मनन चिंतन ये हम छोड़ चुके हैं और हम कहते हैं कि हम ये करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आपके पास मोबाइल है उसके अंदर 25 तरह के चिप्स होते हैं, लेकिन एक भी चिप हम इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं। आप आश्चर्य करोगे, सभी चिप्स चाइना से आ रहे हैं। आपका मोबाइल खराब हो जाए, दुकान वाले के पास जाते हो, 500-1000 रुपए में चिप्स बदल देता है। कल चाइना चिप्स भेजना बंद कर दे तो आपका जो 25,000 का आपने मोबाइल लिया वो बेकार हो जाएगा। तो ये आप कल्पना करो कि हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर बातें करते हैं, कुछ क्षेत्रों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर चीजें बोरोड टेक्नोलॉजी है। जस्ट वी आर असेंबलिंग द थिंग्स, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखों को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। सपने लेने पड़ेंगे। एलन मस्क सपने ले रहा है, मंगल ग्रह पे लोगों को बसाऊंगा। जो निगाहों में सपने सजाकर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे पर रहकर किसे क्या मिला है, जरा भी समंदर में आकर तो देखो। रिसर्च के समंदर में गोते लगाने पड़ेंगे, तब मोती बाहर आएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों का जो आईक्यू का यूज करके दे व्हाट दे आर डूइंग टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव। ये जो भी टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, बिकॉज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जिस चीज की आवश्यकता है वैज्ञानिक उसके पीछे लग जाता है और उसका कुछ न कुछ समाधान निकालता है। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक है उस पर विशेषकर कि डिजिटल युग में किस तरह से विकास हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपको सबको लगेगा कि दूरस्थ संबंध जो थे, पहले दूसरी कंट्री में या कोई दूसरे शहर में कोई रह रहा है, उससे पहले हम संवाद करते थे तो पत्र जाते थे, या ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन की सुविधा थी तो यूज करते थे। वो संवाद बहुत स्लो होता था और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज आपको महसूस ही नहीं होता कि आपके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, आप प्रतिदिन उनसे आराम से बात कर सकते हो। तो वो एक चीज बहुत है। लेकिन मैं तो भी महसूस करता हूं कि जो भावनात्मक गहराई और मौजूद थी संबंधों में, और जो पत्र आते थे, डाकिया डाक लेकर आता था, तो जो भावनाएं आती थी कि क्या खुशी लेकर के आ रहा है, वो सब चीजें तो मुझे लगता है कि नहीं है। लेकिन तो भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी हमारी दैनिक गतिविधियों के अंदर बहुत सारा प्रभाव पड़ा है, उपलब्धियों पर हुआ है, हमारे जीवन के घटनाक्रम पर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। खासकर मैंने जैसा अभी आपको बताया, भानव साहब ने भी बताया कि जो हम किसी से संपर्क करने के अंदर आज कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिमोट एरिया में बैठा हो। दूसरी बात जो, तो दूरी के बावजूद कनेक्टिविटी एक अकल्पनीय सोच थी पहले, जो आज हो गई है। दूसरी जो बात है वो रियल टाइम में सुख दुख की साझेदारी। आज किसी की मृत्यु हो जाए, आप ऑनलाइन उससे संपर्क कर सकते हैं, उसको अपनापन जाहिर कर सकते हैं, भागीदारी हम निभा सकते हैं, ये सब चीज कर सकते हैं। उनको सहयोग और समर्थन में वृद्धि होती है। इस तरह से ऑनलाइन से हम ग्रुप बना करके सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है, दिव्यांग जनों के लिए कितना बड़ा वरदान है, आप सोचो। और जो दूर दराज के क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं, प्रौद्योगिकी से कनेक्टिविटी अद्वितीय अवसर प्रदान कर रही है, और वहां पर दूरस्थ शिक्षा का जो फायदा इस तरह से मिल रहा है, वो डिजिटल शिक्षा के और डिजिटल युग के टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। डिजिटल युग में परिवार और मित्रों के लिए लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई संवादहीनता। अभी जैसा भाना साहब ने बताया, हम डाइनिंग टेबल पर परिवार के सब लोग बैठे हैं, लेकिन सब लोग अपना मोबाइल में देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहां जाओ सब आदमी अपने उसमें किसी पास वाले से बात नहीं करना चाहता। संवादहीनता ये बहुत बड़ी समस्या है, और हम जो हमारी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने को रोक रहा है।
ये डिजिटल जो बात है तो पूरी तरह हम व्यक्त नहीं कर पाते। आज जो हम किसी को जवाब भी देते हैं तो टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इमोजी के माध्यम से देते हैं, तो वो भावनात्मक बात तो उसमें नहीं आती है। दूसरी जो बड़ी कमी आ रही है वो है कि गुणवत्तापूर्ण समय अपने लोगों के साथ बिताना सब वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आज बच्चे हैं वो एप्स गेम्स खेलते हैं। आपने जैसे भी भानाव साहब ने जिक्र किया कि ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन मैं अभी भी चाक एंड टाक मेथड को बेस्ट मानता हूँ। क्लास में बैठा हुआ बच्चा जो संवाद हम करते हैं या गेम्स जो एक कंप्यूटर पे खेलता है और एक फुटबॉल के मैदान में एक दूसरे से टकराता है, तो वो जो चीजें आती हैं वो उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और उसमें जो भावनाएं व्यक्त होती हैं, जिस तरह का नई नई चीजें सीखता है, वो एक डिजिटल माध्यम से आज कमी आ रही है। निजता का क्षरण तो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कितनी सारी व्यक्तिगत घटनाओं की निरंतर जो साझेदारी हो रही है, उससे जलन एवं गलतफहमियां भी बढ़ रही हैं। कई बार डिजिटल परिदृश्य व्यक्तियों की निजता को उजागर करता है, कई बार फेक न्यूज आती है और जिससे असुविधा और तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो हम कई युवाओं को आज इस तरह का देखते हैं। साथ ही मोटापा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर फिजिकल सेडेंटरी लाइफ हो रही है। ये सब चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात एक और मुझे आज नजर आती है, वो है पीढ़ीगत विभाजन। आज क्या हो रहा है कि घर के अंदर नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी के लोग यदि साथ रह रहे हैं, तो नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो टेक्नो फ्रेंडली हैं और वो सब सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी वाले अभी भी अनभिज्ञ हैं अपने आप को। विशेषकर आप गाँव में जाओगे तो आपको बड़ा अजीब तरह का मिलेगा। तो ये जो पारस्पर सामंजस्य जो पहले था, वो बहुत क्षरण हो रहा है उस बात का। डिजिटल उपकरण आसानी से संवाद स्थापित करने में तो सहायक होते हैं, लेकिन संवाद की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है। नियमित रूप से निर्धारित मुलाकातें करना बहुत जरूरी है, जो आज कम होता जा रहा है। मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति दीपावली पर किसी व्यक्ति के घर चला गया, तो उसने कहा, अरे आज आप कैसे आए, क्या आप व्हाट्सएप उपयोग नहीं करते हो क्या? तो मतलब मिलने पर ही ऐसा आश्चर्य। तो ये एक ऐसे स्थान, तो हमको ऐसे स्थान भी निर्धारित करने चाहिए। अब आवश्यकता क्या है, जहां पर प्रौद्योगिकी का उपयोग न हो। जैसे आजकल बात आती है डिजिटल फास्टिंग की, ऐसे पिकनिक स्थल हैं, दावत है, भ्रमण पे आप जा रहे हो, वहां कोई भी डिजिटल उसका उपयोग नहीं करे। ये प्राकृतिक आनंद ले, वनस्पति की फोटोग्राफी में और इधर की चीजों में आप व्यस्त हो जाएं। तो ये बहुत जो चीजों की कमी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ हम देख रहे हैं कि नियंत्रित उपयोग बहुत आवश्यक है। कितना उपयोग करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कितना उपयोग करना, इसलिए माइंडफुल अभ्यासों का और एप्स व्यवस्थित संबंधी उपयोगिताओं का भी बहुत महत्व आज के समय में है। क्योंकि हम समय का जो सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर उसके दास बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या हो रहा है कि परिवार के अंदर युवा सदस्यों का ये दायित्व है कि अपने पुराने बुजुर्गों को नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दें। आज मैं आए दिन अखबार में पढ़ता हूँ डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी की समस्या है। तो उन लोगों के अंदर भी आत्मविश्वास पैदा करना युवाओं का बहुत बड़ा दायित्व है। जो अंतर पीढ़ी का है उसको मिटाना जरूरी है। भौतिक मुलाकातों को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से मिलना एक तरह से कम हो गया है। ये बहुत बड़ी, मैं कई बार सोचता हूँ, गांव में हम जाते हैं तो देखते हैं कि चौपाल पर लोग बैठे हुए हैं, कोई एजेंडा नहीं, मस्ती से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं और एक आनंदित जीवन था। उसकी आज शहर के लोग कल्पना कर सकते हैं? वो चीज नहीं आ रही है। तो मुलाकात करना, ये जो चीजें डिजिटल के फायदे तो आप हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के साथ दूसरी जो बात आपने जोड़ी है वो ह्यूमन वैल्यूज की। पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड स्ट्रेस फ्री, पीसफुल, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव एंड चीयरफुल लाइफ। क्या हम टेक्नोलॉजी से खुश हो रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक साधन है और हमारा साध्य क्या है? खुशी, हैप्पीनेस। लाइफ के अंदर आप हैप्पी नहीं हो तो ये टेक्नोलॉजी आपके क्या काम की? अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के अंदर हम बात करें तो हम देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी ह्यूमन वैल्यूज में बाधक तो नहीं है।
अभी भानाव साहब ने बहुत सारी बातें इसी संबंध में की थी कि मानवीय गुणों की धारणा 5 पॉइंट उसमें मैं देखता हूं। ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता, शालीनता, क्या इस टेक्नोलॉजी के युग से ये चीजों की क्षरण हो रहा है? फॉरगिवनेस, क्षमा की भावना, कंपैशन, दया, करुणा, स्नेह, दोस्ती, क्या इसके अंदर कमी आ रही है? तीसरा जो ह्यूमन वैल्यूज है वो प्रेम, लव, टुगेदरनेस। आज अकेलापन है, आदमी खोखला महसूस करता है। कई बार मैं देखता हूँ गांव में, त्योहारों में, अपने शहरों में क्या हो रहा है, दिवाली पे घर में बैठ के पटाखे जला लिए, कुछ रंग लगा लिए। अकेलापन, सॉलिट्यूड, एक अजीब तरह की समस्या है। आज प्रेम, आज प्रेम की जगह लोग नफरत करने लगे धर्म के नाम पर और किसी भी आधार पर। तो व्यक्ति से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम और विश्व प्रेम, ये जो भावना वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, ये क्या इस डिजिटल टेक्नोलॉजी और इन सब के उपयोग से इसका क्षरण हो रहा है? जेनरोसिटी, सेवा करना दूसरों की, ये बहुत बड़ी भावना है। सर्विस टू द मैनकाइंड, विकास करना, सेवा करना, विभिन्न तरह के आयाम की, क्या हम ये कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। कृतज्ञता, आभार, हम ग्रेटफुल टू नेचर होने चाहिए। नेचर हमको ये सब दे रहा है। ग्रेटफुल टू अवर नेशन, ग्रेटफुल टू अवर सोसाइटी, ग्रेटफुल टू अवर फैमिली, फ्रेंड्स, क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरी बात जो किसी ह्यूमन वैल्यूज में आते हैं वो इमोशनल क्वेश्चन, जज्बाती तौर पर क्या है आप, वैल्यू, इमोशनल वैल्यूज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितने भी समृद्ध देश जिनको कहते हैं या हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे देश जो एथिस्ट हैं, नॉर्वे और उधर के देश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या अपना भूटान है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर है और हम शायद 128वें स्थान पर हैं। तो ये EQ, इमोशनल क्वेश्चन, क्या तो से नो टू, पहली बात तो है एंगर, गुस्सा। क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है आपको? डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके आप इतने परेशान हो रहे हो कि आपको छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंगर हो रहा है। क्रोध से शांति कहाँ आ सकती है? और हम सब प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? मैंने बताया अभी, साध्य है, साधन है टेक्नोलॉजी, और साध्य हमारा हैप्पीनेस है, और हम गुस्सा हो रहे हैं। ईगो, ये बहुत बड़ी समस्या है, घमंड। आजकल हर व्यक्ति, मेरे पास BMW, टेक्नोलॉजी की वजह से तो आई ही है, मेरे पास आईफोन, हर बार नया, घमंड, ईगो आ रहा है लोगों के अंदर। मैं बड़ा, मैं ये, मैं तो, ये जो आदमी के अंदर गजेट्स की वजह से ईगो हो रहा है, वो भी एक दूसरे के अंदर असमानता लोगों के अंदर आ रही है और ईगो हो रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी आज स्थिति है वो है ग्रीड, तृष्णा। मुझे महात्मा बुद्ध याद आते हैं इस समय। महात्मा बुद्ध ने जब उनको 41वें दिन एनलाइटमेंट हुआ, जब उनको पूछा दुख का कारण क्या है, तो उनका तृष्णा। आज हमको आवश्यकता और तृष्णा में अंतर समझना है। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, धारण विकास जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, आज की पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि गत 50 साल में जितना इस पृथ्वी का दोहन हुआ है, उतना 5000 साल में नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मार्बल निकाल लो, सोना निकाल लो, जिंक निकाल लो, क्या आगे आने आगे की तृष्णा, ग्रीड। मैं तो कहता हूं लोगों का जमीर मरा हुआ है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा। जमीर लोगों का मर चुका है, तृष्णा हो रही है, संतोष नहीं। हम कबीरदास जी तो कह रहे थे कि चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। अलेक्जेंडर जब आया और उसको एक साधु पेड़ के नीचे मस्ती से बैठा हुआ पड़ा मिला, तब उसने देखा कि यार मेरे पास सब धन है और ये इतना खुश कैसे है। तो ये आप कल्पना करो। तो कहते थे ना कि साईं इतना दीजिए जितना ही कुटुंब समाज, ये जो भावना हमारे लोगों के अंदर शुरू से थी हमारी, वो बहुत कम आ रही है। तो मुझे अजीब लग रहा है। तो तृष्णा के अंदर और इल्यूजन, माया, मैं, मेरा। एक बार महात्मा बुद्ध को कहा, एक व्यक्ति ने कहा सर आई वांट हैप्पीनेस, तो उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया उनका, रिमूव आई फ्रॉम डेट, आई ईगो, वांट डिजायर, इच्छा, तो क्या रह जाएगा? आई हटा दो, वांट हटा दो, हैप्पीनेस, आई वांट हैप्पीनेस, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी। तो उन्होंने कितनी गजब की बात बताई। और जो आज ये डिजिटल युग के अंदर
जिस तरह की स्थितियां आ रही है, तो हम जो तृष्णा के पीछे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एरो शर्ट मुझे चाहिए, आपको टीवी आपके मोबाइल के अंदर या उसके अंदर हजारों तरह के एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हो रहा है, आप कुछ सोचते हो उसके पहले तो सब चीजें आने लग जाती है। तो कितना हमको हमारे ऊपर हावी हो रही है टेक्नोलॉजी, आप नहीं सोचते हो भी सोचने पर मजबूर हो रहे हो। बच्चा घर के अंदर सामान लाता है, वो एडवर्टाइजमेंट देख करके बताता मुझे ये चाहिए ये चाहिए। मुझे आइसक्रीम, एक दुकान पे गए, एक बच्चे को पूछा कौन सी आइसक्रीम चाहिए, तो वो जो नाम बोला वो मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो इस तरह के जो लोगों के अंदर, हमारे छोटे छोटे बच्चों के अंदर सब तरह की गाड़ियों, मेरा पोता है उसको वर्ल्ड की जितनी गाड़ियों के नाम पता है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज वो, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है। और जो पांचवी चीज जो मैं बताना चाह रहा था ईक्यू के अंदर, वो है लस्ट। आज पोर्नोग्राफी वीडियोस ये जो आ रहे हैं, तो जो काम वासनाओं से घिरा हुआ है व्यक्ति, तो पशुओं के समान है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, उससे हमको ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज हो रहा है, उसका ये परिणाम है। और तीसरी बात, एक ह्यूमन वैल्यूज की बात की हमने, ईक्यू की बात करी, इमोशनल की, और तीसरे एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में तो जो महात्मा गांधी भी कहते थे, महावीर कहते थे, 5 मॉरल वैल्यूज की बात है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य ही भगवान है, महात्मा गांधी कहते थे। आज तो क्या है कि सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो गई है, थी जिंदगी आसान मुश्किल हो गई है। झूठ बोलने की तो है आजादी पूरी, मगर सच्चाई बयान करना मुश्किल हो गई है। सच को सच कहते नहीं, गीता और उपनिषद खोले हुए हैं। आज मीडिया के अंदर, पहले घर वाले मेरे को कहते हैं आप पहले तो बहुत न्यूज देखते थे, अब देखते ही नहीं हो। अरे सत्य ही नहीं परोसा जा रहा है, देखने की इच्छा ही नहीं होती है आपको। क्या स्थितियां हो रही है। सत्य के साथ रहें, ट्रूथफुलनेस टू फैमिली, ट्रूथफुलनेस टू सोसाइटी, ट्रूथफुलनेस टू नेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आज मुझे आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि आज हमारे यहाँ भारत के अंदर बाबाओं का राज हो रहा है। अलग अलग तरह के जो बाबा है ऐसा संदेश दे रहे हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, इट इज ओनली द साइंस विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। और उन्होंने संविधान के अंदर, हमारा ही विश्व का ऐसा संविधान है जिसके अंदर वैज्ञानिक सोच के बारे में, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो लोगों के अंदर बात की जाती है। आज ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हंसी आती है। एक मिनिस्टर बोलता है कि गाय ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। क्या बात करते हो आप लोग। तो क्या समाज को भ्रमित कर रहे हो, वैज्ञानिक सोच नहीं है। और तो ये एक अलग तरह का वो हो गया। तो साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना, सत्य की खोज करना। मुझे याद आता है जेसी बोस के बारे में। आप सब लोग जानते हो जेसी बोस एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन बॉटनिस्ट का भी एज ए प्लांट साइंटिस्ट उन्होंने काम किया। और उन्होंने बताया कि पेड़ों के अंदर भी जीव होता है, जान होती है। और उनको रॉयल सोसाइटी के अंदर प्रदर्शन के लिए बुलाया। तो उन्होंने सबके सामने एक प्लांट रखा बोतल पॉट के अंदर, और लैब असिस्टेंट से क्रोमिक एसिड मंगवाया और उन्होंने उस पेड़ पर डाला। वो पेड़ मरा नहीं। तो सब लोगों के सामने वो बोतल पी गए। उन्होंने कहा ये पेड़ नहीं मरा है तो मैं भी नहीं मर सकता। बाद में पता लगा कि वो लैब असिस्टेंट ने गलती से वो बोतल बदल दी थी। लेकिन सत्य की खोज करना, सत्य को सामने बताना, ये है साइंस। आज क्या होता है, सच की जगह झूठ परोसा जा रहा है। तो ये बात मीडिया ज्यादा कर रहा है, क्योंकि कोई बात मीडिया ने कह दी तो लोग सत्य मानने लगे। पहले मुझे इमरजेंसी के टाइम पे ध्यान आ रहा है कि हम बीबीसी न्यूज सुनते थे कि वहां सत्यता की बात आएगी, यहाँ नहीं आ रही है। वो स्थिति है। दूसरी बात जो अहिंसा, नॉन वायलेंस, आज पूरे विश्व के अंदर हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहा है। किसके पास कितने ज्यादा ड्रोन है, हम भी ड्रोन बना रहे हैं। आतंककारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, हथियारों की होड़ लगी हुई है, नए नए तरह के उपकरण बना रहे हैं। क्या मेरे विकास का साधन हिंसा पर आधारित है। आज विकास की बात करते हो तो हिंसा पर आधारित आप विकास करोगे। अजीब तरह की स्थिति है। एसक्यू, स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में सोचो। तीसरा है अस्तेय, अचोरी। बहुत बड़ी बात है, चोरी न करें, मेहनत का कमाना। आज एक ऑफिसर साइन करने के रिश्वत के पैसे ले रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, पेपर पब्लिकेशन कॉपीराइट के अंदर उल्लंघन हो रहा है, प्लेजियरिज्म हो रहा है, ये भी तो चोरी है। दूसरे की डेटा को आप छीन रहे हो, साइबर क्राइम कर रहे हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है, अभी जो बीकानेर के आसपास के क्षेत्र के अंदर हजारों खेजड़ी के वृक्ष काट दिए गए। क्यों? सोलर प्लांट लगाएंगे साहब। कौन लगाएगा? अडानी लगाएगा। अरे क्या हो रहा है, दरा बेच देंगे,
गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे, सेवा के मसीहा अगर तुम संभले तो ये धन्ना सेठ वतन बेच देंगे। मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग बरगद की बातें करते हैं, गमले में उगे हुए लोग। बड़ा आश्चर्य होता है। आप अपना जमीर जिंदा रखो और चोरी और ये चीज नहीं करें। ये जो आजकल ज्यादा क्राइम और भी बढ़ने लग गया डिजिटल अरेस्ट और इन सब की वजह से, जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा था। चौथी बात जो इसके अंदर आती है वो है अपरिग्रह, नॉट ओवर पोजेशन। जितनी आपकी आवश्यकता है उससे अधिक का दोहन कर रहे हो, अधिक से अधिक चीजों का उपयोग कर रहे हो। आपके टॉयलेट के अंदर चलाओ जाओ 10 तरह के शैम्पू, 10 तरह की क्रीम, क्या कितनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। हमारे पुराने जमाने में जब राजा है वो जो साधु आता था उसके पांव छूता था क्योंकि उसकी सबसे कम आवश्यकता थी, इसलिए उसका सम्मान देता था राजा भी। तो वो चीज हम आज जो गांधी जी कहते थे कि नेचर हैज गिवन एनफ टू फुलफिल अवर नीड बट नॉट टू फुलफिल अवर ग्रीड। तो अपरिग्रह जो आज समाज के अंदर बढ़ता जा रहा है, घर के अंदर 90% चीजें आपके ऐसी होंगी जिसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, लेकिन आपने उसको इकट्ठा करके रखा है, जिनको आवश्यकता है उनको नहीं मिल रही है। और इनफिडिलिटी जो कि ब्रह्मचर्य की बात है, हैप्पी मैरिड लाइफ होनी चाहिए, संयमित ब्रह्मचर्य का पालन, चारित्रिक खास जो इस मीडिया की वजह से हो रहा है, ये भी आज बहुत बड़ा कारण है। क्या आज की टेक्नोलॉजी ह्यूमन वैल्यूज, इमोशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज को पुष्ट करती है? यदि हाँ, तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या काम? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मोरल वैल्यूज, मैं ये कहना चाहता हूँ। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन होना आवश्यक है। रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन सोसाइटी। ये बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी का उपयोग टू मेक गुड ह्यूमन लाइफ विच शुड बी पीसफुल, मीनिंगफुल एंड चीयरफुल। कान्हा साहब पहले विश्व के अंदर 3 समस्या बताते थे, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉवर्टी। 2 और ऐड हो गई है। एक हो गया प्रिपरेशन फॉर वॉर, वार के लिए तैयारी हो रही है पूरी, हर आदमी इकट्ठा कर रहा है हथियार। और प्रॉफिट मेकिंग, क्या हो रहा है? ये अभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ये सब प्रॉफिट मेकिंग की बात है, ये समस्याएं। और ये हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से ये समस्या है। आपको जरूरत है पेट्रोल की, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, तो ये सब आप चीज कर रहे हो। अब बात करते हैं अंत में एआई की। वर्ष 2026 तक एआई केवल एक तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आवश्यक हिस्सा बन चुकी है। आप सब जानते हैं हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, यहाँ तक कि क्या सोचते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं में एआई की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है। चैट जीपी, एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन सिस्टम अब सिर्फ कंपनियां या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस लीडर सभी एआई की तेज और सटीक और हमेशा उपलब्ध सहायता के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इस तेजी से उभरते हुए एआई युग में एक गहरा और जरूरी सवाल सामने आता है। क्या सवाल है? ये बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जब एआई सोच सकता है तो इंसान क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज यही वह मोड़ है जहां क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत सामने आती है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्या हो रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या अर्थ है? किसी भी जानकारी, विचार या निष्कर्ष की बिना सोचे स्वीकार न करना। यह वह क्षमता है जिसमें हम सवाल करते हैं। मैं मेरी पोती को पूछता हूं, जब विदेश जाता हूं, क्लास में क्या होता है, तो कहता हमारे टीचर कहते हैं तुम पूछो, क्वेश्चन करो। हमारी शिक्षा रटने वाली शिक्षा है, वह क्वेश्चन पूछने वाली। तो यहां पर भी यही बात आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग में आप सवाल करो। बुद्ध ने बहुत, अभी बुद्ध जयंती गई है, मुझे याद आता है बुद्ध कहा करते थे कि क्योंकि मैं कहता हूं तो आप कोई बात स्वीकार न करो, आप उसको खुद परीक्षण करो, तथ्यों के आधार पर तर्क करो, फिर यदि आप समझते हो कि सही है तो उसको अपनाओ। ये बहुत बड़ी बात है, बुद्ध की 2500 साल पहले उन्होंने कही। तथ्यों को परखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में, लॉजिक का उपयोग करते हैं, तर्क का, और फिर सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई एआई टूल आपको ऐसे उत्तर देता है, कोई उत्तर देता है, तो सामान्य सोच क्या होती है? कहते हैं एआई ने कहा है तो सही होगा। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है? एआई ने यह क्यों कहा?
इसके पीछे डेटा क्या है, क्या यह संदर्भ में सही है, ये सब बातें क्या हम सोचते हैं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है कि भावनाओं, अफवाहों और आधी अधूरी जानकारी से ऊपर उठकर तर्क और समझ पर आधारित निर्णय लेने की कला है क्रिटिकल थिंकिंग। आज भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग, आप देख रहे हो ना, जिस तरह का पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, अफवाहें होती हैं, आधी अधूरी जानकारी होती है, उसमें बह जाते हैं। वहां पर रोल आता है इथिकल थिंकिंग और एआई का। एआई भले ही तेज और शक्तिशाली है, लेकिन नैतिक निर्णय नहीं ले सकता, ये बहुत बड़ी बात है। जो भारना साहब बोलो, नैतिक निर्णय हम नहीं ले पाते, एआई नहीं लेगा नैतिक निर्णय। एआई यह नहीं समझता है कि किसी निर्णय का सामाजिक, भावनात्मक और मानवीय प्रभाव क्या होगा। यहीं पर इथिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की भूमिका शुरू होती है। याद रखें, एआई आपको तेज बना सकता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आपको सही बनाती है। क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। भारत दुनिया के सबसे तेजी से डिजिटल होते देशों में से एक है। आप जानते हो 2026 तक एआई भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, स्टार्टअप और रोजगार प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम देख रहे हैं हर रोज नई नई चीजें आ रही हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में क्रिटिकल थिंकिंग केवल एक स्किल नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी भी है। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, जो भी जानकारी आ रही है वो सही है या गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के दौर में सोचने की क्षमता ही लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। यदि भारत को सच में एआई सुपर पावर बनना है, तो इसे केवल बेहतर एल्गोरिथम नहीं, बल्कि बेहतर सोचने वाले नागरिक भी तैयार करने होंगे। एआई तकनीक हो सकती है, लेकिन दिशा हमेशा मानव विवेक से ही तय होगी। इंडिया, द फ्यूचर ऑफ एआई डिपेंड नॉट जस्ट ऑन इनोवेशन, बट ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ इट्स पीपल। इसलिए मैं कई बार कहता रहता हूं कि आज सरकार ने जीएसटी लगाई है, टैक्स लगाया है, लेकिन मैं आप लोगों को भी सबको कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में भी जीएसटी लगाओ। जी, गुड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इथिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी डिजिटल एरा। अच्छी सोच होनी चाहिए। अच्छी जब तक आपकी सोच नहीं होगी, आपके निर्णय सही नहीं होंगे और आप उस दुर्दशा। दूसरा, एस, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग। नीरज कहते थे ना कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। मुझे तो बात याद आ रही है आइंस्टीन की। वो व्यक्ति जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जिसको कई सालों तक लोग समझ नहीं पाए। लेकिन एक बार पत्रकारों ने आइंस्टीन को पूछा कि सर, अब नहाने के लिए और शेव बनाने के लिए एक ही साबुन इस्तेमाल करते हैं क्या? गजब का उत्तर दिया आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा, आई डू नॉट वांट टू मेक माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। और आज बच्चियां जब घर से निकलती हैं तो मेरा ये ड्रेस इससे मैच नहीं कर रहा है, मैं आज नहीं जाऊंगी शादी में। ये मेड अवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल लाइफ एंड टेंशन फ्री लाइफ। 90% बीमारियां स्ट्रेस से हो रही हैं। स्ट्रेस 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 एवरीवेयर। हम आप SAD सैड क्यों हो आप? S स्ट्रेस, A एंजाइटी एंड D डिप्रेशन। पूरा समाज परेशान है SAD से। उसका उल्टा कर लो आप, तो आप D डिसिप्लिन, A एप्रिशिएट। आज एप्रिशिएट नहीं करते हम एक दूसरे को, ये जलन है लोगों के अंदर। और S स्माइल, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। लाइफ इज टू स्मॉल टू कंप्लेन। हम कंप्लेन करते हैं, अरे वो ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ होने से कुछ नहीं होता। अपने होने का हक अदा कीजिए। तुम प्रोफेसर हो, आप रिसर्चर हो, काम करो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा रिसर्च करो। कुछ अपनी जो भी आपका काम मिला है। आज व्यक्ति सोचता है, जब ऑफिस गया मैंने पेन नहीं खोला तो खुश होता है। अरे भाई, काम करने के लिए तुमको बनाया है। कई बार मेरे को लोग पूछते हैं, अरे अमेरिका इतना विकसित देश है, ये वो है। मैंने कहा, वो लोग काम करते हैं, सुबह से शाम तक अपना जीवन झोंक देते हैं 5 दिन तक, तब वो वर्ल्ड के लीडर बने हुए हैं, ऐसे नहीं बने हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, हम सब, मैंने अभी जैसा आपको जिक्र किया, हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं आप और हम जो भी काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर गत 70 साल से रिसर्च हो रहा है, और जहां से नोबेल लॉरेट निकले, कुछ प्रेसिडेंट भी बने, एथलीट, हर फील्ड के टॉप लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकले। वहां पर उन्होंने जब रिसर्च करके पता लगाया,
तो ये जरूरी नहीं था कि जिसके पास बहुत पैसा है या जिसको नोबेल प्राइज मिला या जो बहुत ओलंपियन हुआ वो ही खुश हो। लेकिन एक बात जो उन सब लोगों में कॉमन थी वो ये थी कि जिन लोगों ने संबंध बनाए और जिन लोगों ने संबंध निभाए वो सबसे ज्यादा खुश थे। क्या आज हो रहा है? डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंध क्या जुड़ रहे हैं? नहीं हो रहा है। ये अकेलापन ज्यादा बढ़ रहा है, सॉलिट्यूड। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, सफलता के लिए मुझे स्टीव जॉब की बात याद आती है। आप सब लोग जानते हो एप्पल कंप्यूटर, वो व्यक्ति जिसके पास में कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, उसने कुछ इनोवेशन के कोर्स किए, बट ही बिकेम द टॉप सीईओ ऑफ एप्पल। और आप जानते हो कि एक बार उसको एक विश्वविद्यालय के अंदर कॉन्वोकेशन एड्रेस के लिए बुलाया, लंबा चौड़ा उसने कॉन्वोकेशन एड्रेस दिया, लेकिन सफलता के लिए दो बातें कही जो हम सब के लिए उपयोगी, वो मैं कहना चाहता हूँ। ही सेड दैट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। भूखे रहो और बेवकूफ बने रहो, सफलता का यही राज है। स्टे हंग्री नॉट फॉर फिजिकल प्लेजर इन लाइफ, जिसके पीछे आप सब भाग रहे हैं। स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, ज्ञान की पिपासा। नॉलेज इज पावर, जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था। एंड स्टे फुलिश, शब्दार्थ पे मत जाओ आप, मूर्ख बने रहो। हम क्या होता है, एमएससी कर ली, पीएचडी कर ली, कुछ पब्लिकेशन कर लिए, अपने आप को तुर्रम खा समझते, मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ गई, आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। इसीलिए जो आप पिताजी 80 साल के हैं उनको भी सिखाओ। हर टीचर को मैं कहता हूँ, मैं जब गोरखपुर में कुलपति था तो मैंने सब टीचरों को लैपटॉप बांटे। तो कुछ पुराने टीचर थे, सर हम तो रिटायर हो रहे हैं, हम क्या सीखेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे इसी से संवाद करूंगा। और उन लोगों ने सीखा। आज मेरे से बात करते कहते सर आपने हमको सिखाया। स्टे फुलिश टिल योर डेथ। हर रोज नई नई बात करो, नया नया इनोवेशन करो। डेट इज आईक्यू की बात करते हैं हम। कोई 90% वाला लड़का इतना अच्छा नहीं है जिसका कि आईक्यू अच्छा नहीं हो। एक गांव का जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नई चीज बनाता है उसका आईक्यू ज्यादा है। तो ये स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहां में जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उसके साथ आपको आना पड़ेगा कि समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी। जैन में धून सी बनकर लपट उठना मेरे साथी। जहां पर सख्त हो मिट्टी वही उगना मेरे साथी। और जले रहना मशालों में, नहीं बुझना मेरे साथी। यही बात के साथ मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं। और भी बहुत सारी बातें थी। आज जो फेक न्यूज आ रही है जो मीडिया के अंदर है, उन सब के अंदर हम लोगों को जानकारियां दें और उनको बताएं कि किस तरह से इनसे बचा जाए। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूर आवश्यक है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसका किस तरह से उपयोग किया जाए और हमारे मानवीय मूल्यों पर उसका क्या असर हो रहा है, वो बहुत ध्यान में रखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत ही सारगर्भित रूप में इस विषय की व्याख्या की है। एक वैज्ञानिक के जीवन के इतने सारे पक्ष हो सकते हैं, ये भी बहुत दुर्लभ गुण है। साहित्य के साथ आपका संवाद, इतने साहित्यकारों के आपको जो कविताएं हैं, उनके कथन हैं, वो बिल्कुल रटे हुए हैं। और सहज रूप से जिस तरह से अपने व्याख्यान में उन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। कितने वैज्ञानिकों की जीवन गाथाएं आपने पढ़ी हैं, उन पर चिंतन किया है, और उन सब के आधार पर आज का जो वैश्विक माहौल है उसको आपने जिस तरीके से स्पष्ट किया इस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, मुझे लगता है हमारे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी कि किस तरह से जो मुख्य बात रही, ज्ञान की भूख, निरंतर कुछ न कुछ नया प्राप्त करने की चाह और संवेदनशीलता। जब आपने पत्रों की बात कही, मुझे ध्यान है कि एक संबोधन करने के लिए सोचना पड़ता था। मित्र को लिखते हैं, पिता को लिखते हैं, पूजनीय पिताजी, और अंत में परिवार के सब लोगों के प्रति जो भाव है, बड़ों को प्रणाम, छोटों को यथा योग्य, अभी तक याद है मुझे। घर में विवाह है तो पत्र को तार समझना, जल्दी पधारना, कितनी तरह के हमने अभिव्यक्तियां तैयार की थी और अभी तक हमारे मन में रच बस गई हैं। और अब तो जैसा आपने कहा कि एआई से पूछ करके किसी की मृत्यु हो गई, RIP। अरे इतनी बड़ी दुर्घटना किसी के साथ हुई है, इतनी बड़ी दुखांतिका है, दो चार लाइनें तो लिख करके सांत्वना दे सकते हैं हम। HBD, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए HBD,
ये जो नई पीढ़ी ने कॉइन की है नई शब्दावली, मुझे लगता है कि आज के इस दौर में और जिस आलोचनात्मक सोच की आपने बात की, जो हमारा वो NEP 2020, वो भी उस आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है, नर्सरी एजुकेशन है, वहां भी उसी आलोचनात्मक सोच की बात करता है। आपने उस अपने पोतों पोतियों के माध्यम से उस बाल सुलभ चंचलताओं की जो आपने बात की, मैं भी जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, उनके मन में जिज्ञासा, और हम उन जिज्ञासाओं को तुरंत दबा देते हैं। सवाल तो निश्चित रूप से 3-3, 4-4 साल के बच्चे जब पूछते हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। पेरेंटिंग हमारी किस तरह से हो, बहुत सारे मुद्दे आपने छुए, और जिस तरह से पंक्तियां आपने जो कही हैं, मुझे लगता है बहुत सारी पंक्तियां अपने आप में कोटेबल कोटेशंस है, जिनकी विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। इतना समय नहीं है कि अपन उन पर बात करें, लेकिन जो मुझे याद रही, बरगद की बात करते हैं, गमलों के जो लगे हुए हैं, किस तरह, मतलब एक एक वाक्य जो आपका है, मुझे लगता है कि एक चिंतन के लिए एक आधारभूत हमें एक मंच प्रदान करता है। इसके पहले कि हमारे जो साथी हैं कुछ टिप्पणी करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, उसके पहले मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका जी से कि आज के इस प्रौद्योगिकी दिवस की याद में प्रोफेसर PC त्रिवेदी जी को, हालांकि उनके लिए कोई सर्टिफिकेट और मेमेंटो की कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी एक परंपरा है कि हम एक सम्मान के रूप में, एक यादगार के रूप में, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करते हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वो ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो इस आभासी मंच के माध्यम से आदरणीय त्रिवेदी जी को भेंट करें। और सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। Let me share. Sir, the e-certificate is on the screen. This is just an honor of gratitude and respect from our side, sir. Thank you. Very grateful to have you on this platform. We have your e-memento as well. Let me share that. Thank you. Always welcome, sir. And this is your e-memento on the screen. Thank you so much, sir. चलिए, इसी एक टोकन हमारे एक यादगार के रूप में ये है। यूं तो हाँ, कुलपति के रूप में आपने हजारों सर्टिफिकेट बच्चों को दिए हैं, मुझे पता नहीं हम इस योग्य हैं या नहीं, लेकिन फिर भी एक यादगार के रूप में, ये स्मृति के रूप में आपके मोबाइल में नहीं, मैं बिल्कुल संजो कर रखूंगा ये। जी जी सर, मीडिया में डालूंगा, जिससे मैं जी सर। अपने आप को और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं एक बात और कह रहा हूँ, हम पूरी ये जो डेलिब्रेशंस इनको रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद हम जो हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, राइट फ्रॉम फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, और ये जितने भी हमारे और हैं, थ्रेड्स, इंस्टा, इन सब पर हम इनको शेयर करते हैं ताकि हमारी ये बात अधिकतम लोगों तक पहुंचे। तो अब ये मंच खुला है, हमारे कोई भी मित्र, हालांकि चैट बॉक्स में कुछ मित्रों ने टिप्पणियां की हैं, कोई सवाल पूछना चाहें, कोई उनकी टिप्पणी हो आज के संदर्भ में, मेरा उनसे अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना नाम, अपना परिचय दें और अपनी बात कहें। मैंने देखा राजेश जी ने कोई टिप्पणी की थी, उन्हें वक्तव्य बड़ा पसंद आया, और मधुमिता दास जी जो कलकत्ता से हैं संभवतः, उन्होंने भी क्लैपिंग, एक जो आजकल वो जो तकनीकी, जो हमारी ये जो डिजिटल तरीका है, उसके माध्यम से अपनी प्रसन्नता जाहिर की थी। तो यदि आप कुछ कहना चाहें वर्बली तो आमंत्रित हैं। वैसे तो विषय अपने आप में सहज स्पष्ट था, लेकिन फिर भी यदि कुछ टिप्पणियां हो तो विषय और अधिक स्पष्ट होगा। मुझे लगता है कोई टिप्पणियां नहीं है शायद। चलिए फिर एक सूचना, हमारा जो अगला वेबिनार है वो 15 मई को है, और इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया के हेड है प्रोफेसर रामेश राय, करेंगे सिनेमा को लेके, पॉलिटिकल एंड जो नैरेटिव्स सिनेमा के माध्यम से गढ़े जा रहे हैं, नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल नैरेटिव्स, उसको लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। 15 मई, समय शाम का वही 6 बजे, लिंक वही है। सोनू कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारा वीडियो ऑन हुआ है। प्रणाम सर।
और सर आज बिहार से टेक्नोलॉजी डे है, उसके लिए तो मैं सर का अद्भुत हूँ कि आपने आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम करवाया। और सबसे बड़ी बात, एक अन बोलते हैं ना कि जब वक्ता महत्वपूर्ण हो तो सही में सवाल होना और सवाल खड़ा होना तो कुछ बनता ही नहीं है। और परवीन सर का तो जिस तरीके से शुरुआती, जैसे ही सर शुरुआत किए और प्रियंका दीदी के बारे में जो बातें रखी और उसके बाद चंद लाइनें उन्होंने बताया और सारी जमीनी बातों को उन्होंने जोड़ दिया। तो सर सवाल तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो यंग, सही बात है कि हम लोग नए जनरेशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हैं, मगर बहुत सारी चीजें होती हैं जो पता नहीं होती हैं। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जो इस पे जो रिसर्च करने वाले हैं वो अपना अनुभव तो रखते हैं, मगर जमीनी बातें उसमें नहीं हो पाती, भावनात्मक चीजें नहीं हो पाती हैं। मगर आज का जो सेशन था अपने आप में इसलिए अद्भुत था क्योंकि आपने जो भी बातें रखी वो तो प्रैक्टिकली जो थी, मगर आपने पुरानी बातों को ताजा कर दिया। सही बात है कि गांव में आज भी लोग बैठकर, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, लोग आज भी उसी तरह जब जहां पर दलान होता है लोग बैठते हैं तो हंसी ठिठोली आज भी करते हैं, उनके पास कोई मोबाइल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ मिलता है सर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोरोना का समय था तो मुझे लगता है घर में बैठे बैठे लोग लूडो खेला करते थे, कैरम बोर्ड खेला करते थे। आज जब कोरोना काल से उबर गए तो लोग उन तमाम चीजों को भी भूल गए। कोरोना ने हम लोग को जाते जाते बहुत कुछ सिखाया, मगर हम लोगों ने उससे तब भी सीख नहीं ले पाया। तो मुझे लगता है सर आज का जो व्याख्यान था काफी सार्थक था सर। तो संजीव बनावत सर, सवाल तो वास्तविकता में कुछ नहीं होता है मेरे मन में, जब कुछ सवाल लोग करते हैं तो उससे सीखने के लिए भले मिल जाता है, मगर आज मैं शुरू से ही जुड़ा रहा और शुरू से ही जो मैंने सुना है तो मुझे बहुत लगा कि एक गार्जियन बैठे हुए हैं, हम लोग को समझा रहे हैं और एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये चीजें कहाँ मिलता। तो ये कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से जो ये कार्यक्रम होता है, और ये बहुत अच्छा है सर। आपका ये जो पहल है इसी तरह निरंतर चलाते रहें, हम लोग जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर। सर सोनू हमारे एक नियमित श्रोता हैं, इसमें ये बिहार से हैं, मगध यूनिवर्सिटी से आपने जर्नलिज्म कोर्स किया है। और राजेश कुमार जी भी कह रहे हैं निशब्द, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बनावट सर, मैं जरूर कुछ सर से हाँ हाँ डिस्कस करना चाहूंगी। सर जी ने जी। बताया ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, सर ने बताया टेक्नोलॉजी के बारे में। सर अगर हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, कुछ कंपोनेंट्स है जैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, गाइडेंस, लव, केयर, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, ये सारे कुछ एलिमेंट्स है ह्यूमन वैल्यूज के। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का रोल देखें इनको अपलिफ्ट करने में, तो वो किस तरीके से काम करेगा? बिकॉज टेक्नोलॉजी तो इन चीजों को और लोअर डाउन कर रही है और गलत तरीके से यूज करने के लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है। तो टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से किया जा सकता है कि हम ह्यूमन वैल्यूज को और अच्छा और शार्प कर सके? यही बात मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और जो बात कही है ना, इथिकल थिंकिंग, उसके साथ जोड़ना है। क्योंकि आप सोचो, ये कोई बात कह रहा है उसको ऐसे मत मान लो। और वो ही बहुत बड़ी बात है जो हमको, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि जब एआई खुद सोचने लग जाएगा और वो सोच करके निर्णय करेगा और आप सोचोगे कि वो सही निर्णय कर रहा है, वास्तविकता नहीं है। तो हमको खुद को क्रिटिकल थिंकिंग जो हमारे नई जनरेशन में विकसित करना बहुत आवश्यक है। हम क्वेश्चन नहीं करने देना चाहते बच्चों को, उनके बारे में कोई सोच विकसित नहीं करना चाहते। तो एक भारत के अंदर ग्रे रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है भानव साहब। ग्रे जी रिवॉल्यूशन क्या होता है? ग्रे मैटर का। चाइना के अंदर 3 से 5 साल के बच्चे का सबसे ज्यादा मस्तिष्क का विकास होता है और वहां पर प्रोटीन युक्त डाइट दी जाती है। और हमारे यहाँ नरिशमेंट है, हम जो खाते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कुछ भी नहीं है। जबकि हर कोशिका के अंदर 10% प्रोटीन चाहिए और 1% कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट तो खूब खाते हैं, प्रोटीन नहीं खाते। तो ये माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो हमारे मस्तिष्क के विकास में भी बहुत थोड़ा बन रही है। तो सरकारों को ध्यान, जो ये खाना देते हैं उसके अंदर प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। ये एक बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोटीन रिच फूड बढ़ाया जाए। अभी आपको एक आश्चर्य होगा, मैं बताऊं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ह्यूमन वैल्यूज कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, मतलब मैंने इस सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया है और दो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मतलब मैंने रिग्रेस बोलकर समझाया है कि बच्चे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ समझाने से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनमें वो चेंज देखने को मिला, लेकिन कुछ ऐसे नहीं है। तो उसमें आपने बताया क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा
एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, जिससे आप चीजें चेंज कर सकते हो। लेकिन और कुछ ऐसा जिससे बच्चे इन्फोर्स कर सके माइंड में, बिकॉज मतलब मैंने देखा है यंग जनरेशन को, इट्स नॉट दैट इजी कि उनमें वो वैल्यूज ऐड की जाए। वो नहीं, समस्या टीचर भी like, हाँ आप ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, बता बट रहे हो बहुत सही नॉट बात है। अंडरस्टैंडिंग इट। बच्चों को अंदर शिक्षक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर के पेरेंट्स की बात नहीं मानता है बच्चा, लेकिन शिक्षक ने कह दिया तो जो शिक्षक की जो बात है, शिक्षक को उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। शिक्षक ही बच्चों को क्वेश्चन नहीं करने देता कई बार, तो शिक्षकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए। उनके बीएड के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसमें एआई का उपयोग करके ये इथिकल थिंकिंग, ह्यूमन वैल्यूज, इसके बारे में जानकारी दे करके बच्चों को ऐसा डेवलप किया जाए। मैं तो आश्चर्य होता है, हमारा जो पोता है वो जर्मनी में पढ़ता है, वो 10 साल का हो गया, उसको लिखने का भी शुरू ही नहीं कराया। उसने कहा ये 6 महीने में सीख जाएगा। दूसरी बातें जो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और वो सब चीज कराते हैं, वो अपने यहाँ सब चीजों की कमी आ रही है। तो ये सर वो एआई एक बात सर आपने भी कही थी, मीडिया लिटरेसी, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में 2 खबरें पढ़ी मैंने, एक तो कल ही की है कि एक बच्चे को उसके पिताजी ने डांट दिया मोबाइल के लिए, तो वो ट्रेन में बैठ कर रवाना हो गया। और कुछ दिन पहले खबर थी, एक बड़े भाई ने छोटे भाई का मोबाइल लेके बाहर चला गया, छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। हम 10-12 साल के बच्चे। अब ये संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं उसको? ये संस्कार एआई तो नहीं दे रहा है। ये जिस तरह का घर का माहौल है, आप ये नियम बनाएं कि साहब डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई मोबाइल नहीं लेके आएगा, सब मोबाइल दूसरे कमरे में रहेगी, तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है हमें ही वो सारी चीज करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय जो है ना वो बिल्कुल असंवेदनशील होगा। आप देखिए लोग, आज ही मैं वो एक ऐप पे देख रहा था, न्यूज ऐप पे, 1 रुपए का कम था टिकट लेने के लिए, वो कंडक्टर ने उतर के उस बच्चे को हनुमानगढ़ में इतना डंडों से मारा पीटा है और कोई बचाने नहीं आ रहा है। ये हम कितना क्रूर समाज हो रहा है। हाँ, संवेदनशील नहीं है। ये करुणा, और ये ना हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन सहयोग के लिए नहीं आ रहे हैं। इतने मतलब जो घटनाक्रम रोज देख रहे हैं हम लोग, तो वो सारी चीज कहाँ है? हम तुरंत मोबाइल लेके जो इस तरह की ये घटनाएं हैं जहां पर मौत हुई है, ये हुआ है, ये मुझे लगता है कि इस तरह के संस्कार हमें बचपन से ही देने पड़ेंगे। और और बच्चों इसके को क्या है कि मीडिया का डॉक्टर साहब यूज भी आप मोटिवेशनल बातें लिख करके करें। मैं जब बिल्कुल एक अभी बिरला की बात कर रहा था, बिरला ने अपने परिवार में करा क्या, 8 से 9 बजे के बीच में खाना खाते हैं, कोई भी उस समय जी। मोबाइल यूज नहीं कर सकता। एक तरफ मोबाइल रख करके आओ, फिर वो बैठते हैं, जैसा मैंने पढ़ा था उनके बारे में। तो जी। ये परिवार के अंदर संस्कार तो हमको ही करने पड़े। और पढ़ना खत्म हो गया साहब, पढ़ते ही नहीं है बच्चे बिल्कुल। अब सारी चीजें वो जब पढ़ेंगे नहीं तो वोकैबुलरी नहीं बनेगी, एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, चिंतन नहीं बनेगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो So, लेकिन अब sir, can I intervene? हाँ ये यस, हाँ सरदाना जी। Sir, actually, I was just hearing the discussion, the talk between you three people, and I think it is because of the erosion of human values. We have seen that the human values are gradually declining. The students, or whatever we call it, the children, they're getting more influenced by social media. Reels देखते रहते हैं सारा दिन, peer pressure रहता है, पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा रहता है। और यहाँ पे टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। Teachers normally in any institute, I'm not naming any institute, normally in any institute, teacher role is just to complete the syllabus. But the teacher's role is much greater than that. A teacher has to be mentor. जो हम उनको करिकुलम में पढ़ा रहे हैं वो तो किताबों में भी अवेलेबल है। जैसे सर ने कहा, भलावत जी ने कहा कि बच्चे आजकल लाइब्रेरी में नहीं जाते, किताबें नहीं लेते। बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ फाइल हमें व्हाट्सएप में डाल दो, and they are going to study that only, limited study. And I would make a very I wouldn't say what kind of a comment that the universities are giving them ample marks. So somewhere the teachers are also proven wrong. अगर teachers बच्चों को बोलता है कि भैया थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करो, you'll get good marks, वो उतनी पढ़ाई में अच्छे नंबर उनको मिल जाते हैं, तो teachers are somewhere proven wrong also. But teacher's role is more of a mentor. Teacher's role बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, and we have to realize that a teacher over here is not a teacher who is just completing the curriculum. A teacher is a mentor and a guide. जैसे हम कहते हैं ना, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गुरु चाहिए, अब आज की डेट में ये जड़ विद्या के लिए भी गुरु चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं।
मुझे लगता है टीचर्स के साथ साथ जो पेरेंटिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, बिल्कुल। पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है आजकल। बस वही सबसे बड़ी हस्बैंड एंड चुनौती वाइफ है। बोथ आर वर्किंग, हाँ, रात को लेट आते हैं, पेरेंट्स के पास कहाँ टाइम है आज की डेट में। बस यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर तो वो बच्चा खुद ही किस तरह बच्चों को का। मोबाइल दे देते हैं कि मोबाइल पे खेलो हाँ, चलो। हम यहाँ से बच्चे को मैं सिखाते हैं, आपको मतलब थोड़ा मोल्ड कर देते हैं, शेप देते हैं उनको राइट तरीके से। बच्चों को सारा मोबाइल मतलब वो इतने चीजें इतने अपनी यंग रूम यंग एज में देते हैं कि मैं थोड़ा सा कुछ स्कूल के कामों में इन्वॉल्व भी रहता हूँ। मैं एक स्कूल में गया एंड आई वाज वेटिंग फॉर द चेयरमैन of the school to come. He's supposed to be a person who's a person of a good age actually. थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक बच्चा आया, उसके हाथ में मोबाइल था। ही वुड बी अबाउट क्लास 1 और क्लास 2। आके पहले तो वो सोफे में आराम से बैठ गया। ही इज नॉट बॉदर्ड कि कौन बैठा है, आई एम सिटिंग ओवर देयर, नहीं, आराम से बैठा। फिर वो सोफे पे अपने पैर भी ऊपर करके मोबाइल में देखने लग गया। मोबाइल में देखने लगा। मैंने बोला ये पता नहीं ये कौन है, किसका बच्चा इतने चेयरमैन के ऑफिस में आके आराम से बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद चेयरमैन आता है, आया मेरे पास, आके बात हुई। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है ये मेरा पोता है। तो चिल्ड्रन मोबाइल रील्स देख रहे हैं, दे आर बिजी, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, खेलना भी कम हो गया है। अच्छा संजय जी, वो जब रील देख रहा है उसके बीच में यदि उसके दादाजी या नाना जी आ जाए ना, तो फिर देखिए कितना गुस्सा आता है उसको, गुस्सा आता है। हाँ, बहुत है ना। गुस्सा आता है सर। ये अलग है। इसलिए वो जो कहानी वर्बल सुनाने की, देखिए बेटा एक राजा था, हूँ, हुंकारे के साथ हम पूरी परंपराएं उस बच्चे के मन में डाल देते थे। वो हम्म, चीज खत्म हो गई। वो दादा दादी नाना नानी की कहानियां कहां गई? नहीं बच्चों नहीं के सर, पास दादा टाइम है दादी नहीं। नाना नानी की कहानियां नहीं गई। आजकल बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 2 मिनट लूंगा आपके। हाँ हाँ। सर मैं किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, आईपी यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन चल रही थी। हम्म। सो आई वाज देयर, और आफ्टर द इंस्पेक्शन a few senior faculties were told कि we were having lunch together। और वहां पे the team was being led by I think a retired IAS person or somebody, he was a Sadaji। तो उन्होंने कहा, उन्हें 2 इंसिडेंट्स बताए। उन्हें कहा कि मेरा बेटे का बेटा है, मेरे बहू और बेटा दोनों जॉब पे चले जाते हैं, ठीक है, और वो बोलता है रोज शाम को मेरे पास आ जाता है, ठीक है, दद्दू पिज्जा मंगवा ले, दद्दू पिज्जा मंगवा ले। बोलता है 2-3 बार बोलता है, मैं तीसरी बार बोल लेता हूँ मंगवा ले। और दूसरी बात उसने ये कही कि बोलता है कि मतलब मेरे बहू बेटे सवेरे चले जाते हैं, वो 1-2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था किसी बहाने से। बोलता है तीसरे दिन मेरे पास आके बोलता है कि दद्दू आप ना बिस्तर में लेट जाओ। तो बोलता है, मैंने बोला क्यों भाई, क्यों लेटना क्यों है? बोलता है मेरी टीचर आ रही है घर पे। बोला क्यों? बोलता है मैंने उनको बोला हुआ मेरी दद्दू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में नहीं आ रहा। अब आप ये बताइए ये कहाँ से आता है इनके पास नॉलेज? सही बात है सर। चलिए, ये चुनौतियां हैं और ये सब जो चर्चाएं हैं वो इसी के लिए है कि कहीं हम चिंतन करें और इन चुनौतियों का समाधान, निदान पाने के लिए प्रयास करें। ग्रेटर ये रोल फॉर द टीचर। जी बिल्कुल। यस। और मैं अब अनुरोध करूंगा फिर प्रियंका जी से एक वोट ऑफ थैंक्स के लिए। प्रियंका जी। On behalf of BICAM New Delhi, I extend our heartfelt gratitude to Professor P.C. Trivedi sir for his inspiring address on technology and human values in the digital age. सर ने जिस तरीके से ब्रीफ किया अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एथिक्स, एम्पैथी एंड कल्चरल विजडम व्हाइल एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सर ने बताया किस तरीके से हमारे अलग अलग ह्यूमन वैल्यूज के इमोशंस, ट्रस्ट, ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। सर ने ये भी बताया किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू चेंज द माइंड, टू प्रिवेंट अ कैंडिडेट टू गेट इनटू द बैड थिंग्स। सर ने बताया किस तरीके से अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी जो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें, उसे सही तरीके से चूज करें, कौन सा ऐप हमें सही टाइम पे सुनना है, उसके ऊपर काम करना है, तो थिंग्स कैन चेंज एंड ह्यूमन वैल्यूज कैन बी एडेड इन दैट इंडिविजुअल। Digital technology in 2026 profoundly impact that human values is reshaping interaction, ethics, and social structure while offering both empowerment and risks to privacy, empathy, and integrity.
सर ने ये सारी चीजें भी बताई। सर ने ये भी बताया कि अगर हम की टेक्नोलॉजी की बात करें और डिजिटल एज में, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से ये जो चैलेंजेस है वो और इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन, इंक्लूसिव डाटा, सर्विलेंस, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं, बायसनेस और इन्फ्लुएंस होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट छोड़ रहा है जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, यूजर्स हैं, उनके ऊपर। When we talk about technology and human values, it is interdisciplinary field that critically examine to co-constitute relationship between technological and system and deeply embedded ethical, social and cultural framework of human society. अगर हम बात करें human values की, तो कहीं ना कहीं अगर आप systematic हो, अगर आप function किसी भी चीज को एक सिस्टम तरीके से परफॉर्म करते हो, एथिक्स में परफॉर्म करते हो, डिसिप्लिन में परफॉर्म करते हो, तो आफ्टर सम टाइम उन डिसिप्लिन को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं आप ह्यूमन वैल्यूज को भी फॉलो करने लगोगे। तो दैट इज द की जिसके थ्रू आप ह्यूमन वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हो, डिजिटल मीडिया को सही से यूज कर सकते हो। दैट इज अ क्रिटिकल। और कहीं पे भी आपको लगा कि समथिंग इज फिशी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं या ये चीज ऐसी कैसे है, तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग करो और उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसे फाइंड आउट करो। आई गेस यू विल एबल टू फाइंड आउट द रियलिटी एंड यू विल मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन। So we are very grateful to have you, sir. The way you have given your insight on this has enriched our understanding and inspired us to balance progress with values. Thank you so much, sir. Special thanks to Banawat sir and Professor M.N. Huda sir, because मैं हमेशा ये कोट करती हूँ कि ये दोनों प्रोफेसर्स हमारे बैकबोन है, हमारे पिलर्स है, जिनकी वजह से ये सारा वेबिनार बहुत स्मूथली तरीके से चल रहा है। दे आर द डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू, सर। थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड बाय एंड ऑफ दिस vote of thanks, I would like to quote two lines that technology give us speed, human values give us direction in this digital age, and we need to manage both reach in right destination. So basically अगर हम हर चीज को सही डायरेक्शन में यूज करेंगे तो हम अपने डायरेक्शन को अपने डेस्टिनेशन डायरेक्शन के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच everyone. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो फीडबैक लिंक है उसको भर दें और उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और नहीं होता है तो प्रियंका जी अभी 5-10 मिनट ये विंडो ओपन है और उनको कोई तकनीकी समस्या है तो उसका समाधान करेंगी। विशेष रूप से प्रोफेसर त्रिवेदी साहब का आभार जिन्होंने आज की इतनी व्यस्तता के बीच समय निकाला। ये उनका जो एक ये जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनके प्रति जो उनके विशिष्ट सरोकार हैं उसी का प्रतीक है कि इन व्यस्तताओं के बीच भी आपने समय निकाला और इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया, संबोधित किया, अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।